The Daily Show with Munir Neman. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और बहुत ही अच्छा दिन, स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत अच्छा दिन। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स 67,223 की सतह पे क्लोज हुआ। आज मजमूई तौर पे इंडेक्स में 1505 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके साथ ही इंडेक्स ने एक और ऑल टाइम हाई अचीव किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगातार तेजी का रुझान देखा जा रहा है और ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता इन्वेस्टर्स हैं, उनमें एक इत्मीनान और खुशी की लहर दिखाई देती है। लेकिन क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये कारकर्दगी देरपा होगी? क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद जो कंपनीज हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर इस वक्त कुछ असरात हैं, मुस्बत असरात हैं, मनफी असरात हैं? वो असरात क्या हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जरा तस्करा करेंगे जो मौजूदा शरह सूद है, इस शरह सूद के साथ ये स्टॉक मार्केट इस लेवल पे कितने अरसा तक सस्टेन कर सकेगी। ये सारे मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार जनाब अतीक उर रहमान साहब। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब, एक सवाल बड़ा मासूमाना सा है कि एक जानिब इंडस्ट्री को देखें, वहां पे फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, शॉर्टेज के मामलात नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब हिस्सेस की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई नजर आता है। इनफैक्ट ऐसी तेजी शायद लोगों ने इससे पहले कभी ना देखी थी। तो ये क्या डिस्पैरिटी है कि अगर हम जमीनी हकाइक देखें तो वो कुछ और नजर आते हैं, स्टॉक मार्केट को देखें तो वहां कुछ और सूरत हाल नजर आती है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर, आपने लाइन पे लिया मुझे। और दूसरी बात ये कि मैं आपकी सुन रहा था और आपको मुबारक और सारी कौम को मुबारक कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 70,000 पॉइंट्स पे जाएगा और हाईएस्ट एवर लेवल्स जो है ना अपने क्रॉस कर लेगा। ठीक है, बहरहाल अभी जो 66,000 प्लस जो भी है ये भी एक बहुत बड़ा जंप है, रिकॉर्ड जंप है और ऑल टाइम हाई है और हिस्ट्री क्रिएट हुई है। दिस इज अ वेरी गुड इफेक्ट। आपका सवाल बड़ा मौसर है और बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि हर तरफ तो बड़ा अजीब सा सूरत हाल है और बिजनेस जो है उसके फॉर्चून्स को ठीक नहीं नजर आ रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जिसमें लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं और सब मिलकर के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स के साथ इसके सेंटीमेंट्स देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स के बहुत जंपिंग वे में आगे जा रहा है। असल में हो रहा क्या है कि हम लोगों के पास कुछ थोड़ी सी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो थोड़ी सी मध्यम पड़ी हुई है और उससे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और कहीं हमें इतनी मिल नहीं रही है। आप अभी इंडस्ट्री की बात कर ही रहे थे, तो देखें ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो अगर इनको स्टॉक एक्सचेंज में नजर आती जो कि बड़ी फ्रूटफुल भी है और हम देख रहे हैं जो कंपनीज इसमें गेन कर रही हैं और रोज बरोज किसी ना किसी मुदारबा का या किसी सुकूक का इजाफा भी हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के साथ। तो ये एक अच्छा इक़दाम है और हम इंशाल्लाह अपनी स्टॉक एक्सचेंज को इंटरनेशनल लेवल की स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल करीब ले जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ भी जाएगी। लेकिन अतीक साहब, एक सवाल फिर यही आता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात करें तो वो यकीनी तौर पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की हम बात करें तो हमारे यहाँ आज भी मार्केट में एक बड़ा गैप नजर आता है। लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं उनका सर्वाइवल इस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ है ड्यू टू गैस शॉर्टेज। स्पेशली अगर आप जो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें या उन सेक्टर्स की बात करें जहां पे गैस का या इस तरह की फ्यूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहां पे बड़े इश्यूज नजर आते हैं। उसके लिए क्या देखा जा रहा है? आपने बहुत अच्छी बात की। फंडिंग गैप्स तो हमारे बहुत ज्यादा हैं और उन फंडिंग गैप्स को ही पूरा करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमें लगभग $30 बिलियन की कुछ ना कुछ तो FDI की जरूरत है। हर आए हमें कुछ ना कुछ ऐसा मोबिलाइज करना पड़ेगा कि हम लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर की FDI ट्रैक करने में कामयाब हो जाए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है सिचुएशन, इसलिए इस पर थोड़ा कर दूं। फाइनेंशियल की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो यही है कि हमारे पास जो टैरिफ्स हैं इलेक्ट्रिक के और गैस के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा अनबियरेबल टाइप के हैं और वो बहुत बड़े में। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इसके साथ एक मिक्सचर आ रहा है, वो है एडिशनल टैक्सेस का, डायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। जब आप हाई रेट ऑफ टैरिफ में और हाई रेट ऑफ क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट पे जाते हैं तो साथ साथ आप जब टैरिफ्स को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्री की कैपेसिटी, बिल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और देखिए फैक्चुअल बात यह है कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से हम किसी तरह भी इन्फ्लेशन को मीट नहीं कर पाते और हमारा जो जनरल इन्फ्लेशन है और साथ साथ हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इसको हम लोअर करने के लिए
हमें कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत, जैसे मैंने अभी कहा एफडीआई की जरूरत है। लेकिन अब देख रहे हैं कि आईएमएफ का जो फैसला हुआ था, जो 14 दिसंबर की उनकी अप्रूवल थी मीटिंग की 3 बिलियन की फर्स्ट ट्रेंच हमें रिलीज करने की, उसमें भी थोड़ा सा डिले होता नजर आ रहा है। और वो डिले होने की कॉज सिर्फ यही है कि जो हमारे हायर यूटिलिटी चार्जेस की उनकी डिमांड है, उसको और हायर करने की डिमांड है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जिसकी मैंने पहले आपसे बात करी कि उनके बढ़ाने की डिमांड है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंस है जो हमको बहुत ग्रेटर लेवल पे ले जाएगा। और हो रहा क्या है कि हम एफडीआई अट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, और हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि जिसमें वैल्यू एडेड इंडस्ट्री और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री, जनरल इंडस्ट्रीज और इस तरह सिक इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना इस वक्त पूरे कंपोजिशन जो है इनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। और इसकी वजह से हमें एक रेवेन्यू थोड़ा सा हमें नजर आया है कि जहां से हम थोड़ा सा एफडीआई में एक प्लस पॉइंट जो हम कुछ थोड़ा सा एड बैक कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज लाने में या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की, वो हमारी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहनत की पिछले दिनों, और वो जब COP 28 में गए तो उन्होंने काफी लोगों को याद भी दिलाया कि भाई देखो हमारी इकोनॉमी पे की एंजाइटी पे बहुत बात करते हो आप लोग, लेकिन आप देखो हम लोग एक वो नेशन है जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ अपनी कैलेमिटी से और फ्लड वगैरह से, जिससे तकरीबन हमारे 35 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार है। और हम तकरीबन एक इकोनॉमी में हमारे $20 बिलियन का ब्लैक होल क्रिएट हुआ। ये सारी चीजें हैं, तो हमें मदद चाहिए, और हमसे जो आप लोगों ने प्रॉमिस किए थे, जो प्लेजेस किए थे, आप उसको रिलीज करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि हालांकि आप देखिए वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपनी इकोनॉमी को इस कैलेमिटी से निकलने के बाद जब अपने पैरों पे खड़े होने की जरूरत है, तो उसका एस्टिमेट उससे $348 बिलियन का लगाया बाय 2030 तक, कि इतने पैसे तो पाकिस्तान को चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों ने इसकी तरफ कुछ ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह ने, और जो जिसको कहते हैं ना सॉवरेन वेल्थ फंड्स जो है, जिनको स्ट्रगल करनी चाहिए अपने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, उसमें पाकिस्तान का 8वां नंबर है जिसको ये मिलना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। आप देखिए ना, लिविंग इंडेक्स हमारा एक बड़ा अच्छा इंटरवेंशन है जो COP 28 में पेश किया गया। इसकी डेवलपमेंट से क्या होगा कि हम लोग फ्लड से भी बच जाएंगे, ड्रॉट से भी बच जाएंगे, और ये छोटे बड़े सब आदमी के लिए बहुत अच्छा एक नतीजा हमारे पास आएगा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट फंड्स आ गए। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की सिर्फ कमिटमेंट $78 मिलियन की आई है, जबकि जरूरत हमें 11 से 17 बिलियन। तो इस तरह पाकिस्तान के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको मैंने किसी तरह बताने की कोशिश की, और वो अतीक साहब ये योर पॉइंट टेकन। अब जरा एक बात ये बताएं, जो 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, बहुत लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको एंटिसिपेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि IMF की जो डिमांड्स हैं उसको देखते हुए शायद मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये भी देख रहा है कि जो सूरत हाल है, जिस अंदाज से स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, या जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको देखते हुए एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक कट आए। आपको क्या लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी, अनचेंज होगी, और अगर चेंज है तो कितना % तक चेंज इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ठीक है, देखिए आई मे बी रॉन्ग, बट लेकिन मेरा तजरिया हमेशा यही रहा है कि एक चीज पाकिस्तान में जब बढ़ जाती है ना तो उसका कम होना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये IMF की हमेशा से, हेलो जी अतीक साहब, IMF की हमेशा से बात यह रही है कि वो हमेशा टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की डिक्टेशन पे रहते हैं। अब जब हम IMF के पास जाहिर है, बेशक अभी ये दिसंबर में नहीं हो रहा या किसके करीब करीब किसी डेट में हमारी चीजें फाइनलाइज उनके साथ हो जाएंगी, तो हमको उनके वो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का तो करना पड़ेगा। एक अजीब सा एक इन्होंने फिनोमेना दिया हुआ है, और वो फिनोमेना ये है कि आई डोंट नो किस हद तक ये कितना सही है कि जो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देती है। लेकिन आप देख रहे हैं सालों से टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल तो नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन तो बढ़ता चला जा रहा है। और मैंने दोनों कैटेगरीज आपको बता दी इन्फ्लेशन की, कि जनरल इन्फ्लेशन भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ, और फूड इन्फ्लेशन तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा परेशान कुन हालात में, क्योंकि हर चीज महंगी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम लोगों की क्रॉप्स इस बार बहुत अच्छी हुई, वीट, राइस और कॉटन वगैरह, और हम देख रहे हैं पोटैटो और टोमेटो वगैरह भी ठीक हो रहा है, और हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो एक अच्छी सूरत हाल है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एक टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की सूरत हाल है, और IMF का जो इंटरवेंशन है वो बड़ा सीरियस है हमारे पास, और क्रूशियल है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी चेंजेस मुझे होती नजर नहीं आ रही।
बट अगर मैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की बात करूं कि 6 months डाउन द रोड, डू यू थिंक कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का रेट बिलो 20 या अराउंड 15% भी हो सकता है? मेरा तो नहीं लगता, मैं तो आपसे एग्री नहीं कर रहा इस बात से। मैं समझता हूं कि कोई चेंजेस आएंगे नहीं, इतनी जरूर इसकी र्यूमर है और जरूर इससे बातचीत है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल कंडीशंस देखें और इन्फ्लेशन को कंपेयर करें तो अभी हमने काफी तफसील में इस बात को देख लिया कि हमारे एफडीआई ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारे इसका एक और रिवर्स सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट था वो इंक्रीज हो रहा था, एटलीस्ट ये समझा जा सकता है कि इसमें मजीद इंक्रीमेंट नहीं होगा। हाँ, ये समझा जा सकता है, बिकॉज आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है और हम देख रहे हैं कि साथ में जो हमारा एक्सेस टू फाइनेंस है वो बहुत प्रॉब्लम है। एक्सेस टू फाइनेंस को प्रॉब्लम में होने की वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी को इसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है। होता क्या है कि जो 68% तक, मैं समझता हूँ 68 to 70% गवर्नमेंट बोरिंग पे सारा बैंक का पैसा चला जाता है। जो थोड़ा सा पैसा बचता है उसमें कोई एलोकेशन इन्होंने नहीं किया कि ये एसएमईज के लिए एलोकेशन है, किसके लिए। अब एसएमईज जो है वो बहुत ही स्मॉल रिजर्व के साथ और बहुत छोटे मार्जिन पे काम करते हैं और उनको हर वक्त पैसों की जरूरत होती है। कभी डैमेज पे करना है, कभी प्लांट एंड मशीनरी, कभी स्पेयर पार्ट, कभी गुड्स खरीदने, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए एसएमईज को फंड, और वो एक्सेस टू फाइनेंस इनको मिलता भी नहीं, और अगर मिलता भी है तो वो इतनी हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पे मिलता है कि वो उसका वारा नहीं खाता और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का हमेशा खतरा रहता है। अतीक साहब, लास्ट थिंग ये बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनफैक्ट बहुत से लोग अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो उनकी परफॉर्मेंस उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट इवेंचुअली हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे और फरवरी के फर्स्ट मंथ में जो इलेक्शंस हैं वी एक्सपेक्ट अ चेंज, और वो चेंज कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। डू यू सी के जो चेंज ऑफ पावर होगा या जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा उसमें पाकिस्तान इकोनॉमी को एक हल्का फुल्का शॉक लग सकता है, या ये जो नंबर्स हमें पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बैरियर आ सकता है? देखिए, जहां तक अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, देयर इज नो डाउट इन इट। और प्राइम मिनिस्टर तो खास करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, और देखिए मैंने अभी एग्जांपल भी इनको क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे दिया कि कितनी उन्होंने मेहनत करके और हर बात की। तो ये तो रही एक बात अपनी तक, लेकिन जहां तक बात आ रही है कि जब ये चेंज होगा, सारा कुछ होगा, तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि उसमें काफी ज्यादा चीजें आगे चलते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो क्वालिटी डेवलप होगी ये इनकी मेहनत से जो हो रही है, बल्कि हम ये कह रहे हैं, तो उसको जो है ना कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए आने वालों को, और उनको उस पर अमल करना चाहिए। Do we see any of these faces in the full-fledged government जो आज केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ हैं? क्या वो चेहरे उनमें से, या उनमें से कुछ चेहरे हमें एक मुस्तकिल हुकूमत जब बनेगी उसमें भी नजर आएंगे? देखिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं और वो सबसे ज्यादा लॉयल हैं इकोनॉमी के लिए। और इकोनॉमी में जो परेशान कुन हालात से पाकिस्तान गुजरा है या गुजर रहा है, तो उसमें वो काम कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि किसी तरह रिड्रेस कर दें उन ग्रीवेंसेस को जो इकोनॉमी में हमारी क्रिएट हो गई, या एंग्जाइटी इकोनॉमी एज सच क्रिएट होगी। तो वो उसके लिए जब मेहनत करें तो मैं समझता हूँ कि एज ऑफ देयर एक्सपर्टाइज उनको तो मेरे ख्याल है लेना चाहिए नेक्स्ट गवर्नमेंट में भी, और उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अतीक साहब, एक चीज फाइनल ये बताइएगा कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में बूम होता है और फिर क्रैश होता है, कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम हम नहीं अटेन कर पाते कि हमारा स्टॉक मार्केट एक कंसिस्टेंट पेस पे चलती रहे। आपको लगता है कि जहां जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस वक्त कम से कम इस बात का कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कि मार्केट इन एनी वे एज ऑफ नाउ जो कंडीशंस हैं उन पे कोई क्रैश कर सकती है या एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है? एक छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है लेकिन शायद बड़ा रिवर्सल ना हो। वो जो बात की जाती है, वो जो बलून की बात की जाती है और क्रैश ऑफ बलून्स की बात होती है, मैं समझता हूं कि अब इतनी स्टेबिलिटी मेरे ख्याल में डेवलप हो गई कि बार बार हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रही है और अपने लेवल्स को हाईएस्ट लेवल पे करके प्रोड्यूस करती है। तो ऐसा कुछ हो रहा नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ होगा भी नहीं, और मैं समझता हूँ स्टेबिलिटी ये रहेगी, ताकि तभी तो देखे ना आप नए नए वेंचर्स और नए नए
सकूक्स और बॉन्ड्स वगैरह इसमें दाखिल हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स आई रही हैं मुस्तकिल, और हमेशा इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट रहा है और इस बार तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इंस्टीट्यूशंस। बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे एज अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और बता रहे थे कि इस जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, तमाम तरह इशारे इस वक्त मुस्बत नज़र आते हैं। पाकिस्तान में शरह सूद की जहाँ तक बात की जाती है उसमें एक मिनिमम डिस्काउंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई मेजर कट एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड नहीं है। साथ साथ ये भी देखते चलें कि जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटेड है और ये परफॉर्मेंस शायद इसी तर्ज पर कंटिन्यू कर सकती है, गिविंग द सिचुएशन रिमेन सेम। और जिस अंदाज से एक ट्रांजिशन पीरियड की जब बात होती है कि स्टॉक मार्केट की बात करें या दीगर पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी की बात करें, तो पाकिस्तान में जब भी चेंज ऑफ पावर होता है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि एक छोटा सा सेटबैक जरूर होता है, लेकिन गिविंग सर्कमस्टांसेस में शायद ये देखा जा सकता है, एक एंटिसिपेट किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो ये कुछ होगा इतना ज़्यादा वेवर्ड और कैओटिक नहीं होगा। इनफैक्ट एक स्मूथ ट्रांजिशन अगर हो जाती है तो यहाँ पे कोई बड़ा इफेक्ट भी ना हो और शायद मार्केट उससे आगे की तरफ भी बढ़ सकती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।